नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री के इस नए क्लास में। और विजन आईक्यू पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे द्वैध शासन, जो दोहरी शासन प्रणाली है, दोहरी शासन प्रणाली जिसमें बक्सर का युद्ध भी पढ़े थे और प्लासी का युद्ध, इन सारे चैप्टर को हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आता है 1773 में, और पिट्स एक्ट क्यों आता है, चार्टर एक्ट क्यों आता है, ये अंग्रेजों के द्वारा, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की। तो इससे बात करने से पहले हम आपको एक चीज़ और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को दोस्तों आपकी वजह से आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। तो आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि इसका एंगेजमेंट बढ़े और भी लोग इसको देख सके, पढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में व्यापार ज़्यादा, मतलब व्यापार तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ जो व्यापार करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके साथ साथ राजनीति भी करती है। क्या करती है? राजनीति भी करती है। क्यों? क्योंकि देखिए, बंगाल में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हो गया, फिर बक्सर का युद्ध हो गया। तो इन युद्ध के बदले क्या हुआ था कि प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का 1764 में ये हुआ था। तो इसके बाद जो ये युद्ध हुआ था, तो इसके बाद इसको जो राजस्व है यानी दीवानी है, इन इन सब चीज़ों को इसको मिल जाता है। यानी राजस्व राजस्व वसूली का काम जो होता है ये किसके पास चला जाता है? ये अंग्रेजों के पास चला जाता है, यानी ये अधिकार ले लेते हैं। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि ये राजस्व तो लेते हैं, ये अपना काम करते हैं, वसूली का काम करते हैं, टैक्स लेना हो गया। तो इनमें जो भ्रष्टाचार है और जो प्रशासन कमजोरी था, ये क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ये केवल मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब कि ब्रिटेन से आया हुआ जो कंपनी था भारत में व्यापार करने के लिए, वो क्या था कि व्यापार तो कर रहा था, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहा था, राजनीति भी कर रहा था। और वो राजनीति क्या था कि जैसे प्लासी का युद्ध करता है, बक्सर का युद्ध करता है, इन युद्ध में संधि करता है। और संधि में क्या वो अपना प्रस्ताव देता है कि जितना भारत में जिन जिन जगहों पर ये प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, इन जगहों पर जो राजस्व का काम रहेगा वो वसूली कौन करेगा? अब वो अंग्रेज करेंगे। तो वो अब वसूली अंग्रेज करेंगे। जैसे द्वैध शासन लागू कर दिया था, अगर पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो इस चीज को आप बहुत ही रिलेटेड करके आप समझ जाएंगे। तो द्वैध शासन यानी दोहरी शासन प्रणाली क्या होता है, ड्यूअल गवर्नमेंट। तो इस चीज को आप समझ जाएंगे। जैसे उसमें से दो प्रकार का था कि जो राजस्व वसूली है वो अंग्रेज करेंगे, और जो नियम हो गया, प्रशासन का काम हो गया, नियम कानून देख रेख करना, वो नवाब करता था। तो इस चीज को ये बहुत विस्तार कर दिए थे लोग, ये ब्रिटेन के अंग्रेज। तो लेकिन क्या था कि कंपनी में जो ये था ना, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ने लगा है इन सब चीजों को लेकर। राजनीति जब करेंगे तो वहां पर भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। धीरे धीरे प्रशासन भी कमजोर होने लगा। तो इससे क्या हो गया कि जो ब्रिटेन में वहाँ, मतलब जो ब्रिटेन में वहां पर सरकार बैठी थी, ब्रिटेन की सरकार की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन में सरकार बैठी थी, उनको जब ये खबर पहुंचता है कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी है वो ऐसा ऐसा काम कर रही है भारत में, तो वो बहुत ही चिंतित होती है। क्योंकि जो इंडिया में वो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भ्रष्टाचार करती है, उसका प्रशासन जो होता है वो बहुत कमजोर होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो इससे क्या होती है कि ब्रिटेन की सरकार बहुत ही इस चीज को लेकर प्रॉब्लम फेस करती है, चिंता करने लगती है। तो इस चीज को कम करने के लिए इस चीज को कम करने के लिए वो क्या करती है, एक नियम बनाती है, जिससे एक्ट बनाती है, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। तो ये जो ब्रिटिश सरकार है, इसके इस पर नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाती है। क्या बनाती है? रेगुलेटिंग एक्ट बनाती है, और ये बनाती है 1773 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये बनाती है 1773 में। अब हम लोग देखेंगे इसका जो उद्देश्य क्या होता, बनाने का उद्देश्य, क्यों बनाना पड़ा। तो देखिए, थोड़ा इसको विस्तार से देखेंगे क्यों बनाना पड़ा और क्या क्या इसमें प्रावधान डाला गया था रेगुलेटिंग एक्ट में, उस चीज को भी देखेंगे। जैसे ब्रिटेन ने सोचा कि अब कंपनी पर थोड़ा नियंत्रण तो जरूरी है, क्योंकि ये तो अब राजनीति करने लगा, तो क्यों ना इस पर थोड़ा नियंत्रण किया जाए, थोड़ा लगाम लगाया जाए। तो ये नियंत्रण करने के लिए ये पहला कदम था कि कंपनी को रेगुलेट किया जाए, रेगुलेट किया जाए। तो रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाती है ब्रिटेन, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें प्रावधान क्या क्या था, जैसे कि
बंगाल का जो गवर्नर था, पहले गवर्नर ऐसे सेलेक्ट करके भेजा जाता था ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब वो गवर्नर को जो गवर्नर था, अब गवर्नर को जनरल गवर्नर, मतलब गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब गवर्नर जनरल से ये क्या गवर्नर से अब क्या बोला जाएगा इसको, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल इसको बोला जाएगा। जैसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। कौन आया था, वारेन हेस्टिंग। इसको लिख लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग। तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग आया था। सेकेंड नंबर पर आता है जो पॉइंट है कि कलकत्ता, यानी अभी का जो कोलकाता है उसको पहले कलकत्ता ही बोला जाता था। तो ये जो कलकत्ता है, कलकत्ता में एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, कार्यकारी परिषद बनाई गई, जिसमें केवल 4 सदस्य, 4 सदस्य क्या, एक कार्यकारी परिषद, कार्यकारी काउंसिलिंग बनाई गई। क्या बनाई गई, काउंसिल बनाई गई, कार्यकारी काउंसिल बनाई गई। देखिए थर्ड नंबर पर क्या है कि बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो जैसे ये बॉम्बे हो गया, बॉम्बे और मद्रास, तो ये बॉम्बे मद्रास के जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल, तो इसको जो इसका बॉम्बे मद्रास के गवर्नर जनरल है, ये किसके अधीन कर दिया गया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है। मतलब अब ये दोनों, ये बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल इन बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। इसका मतलब यही हो गया। चौथे पॉइंट में यह है कि जो ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, इसकी निगरानी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि रिपोर्टिंग का प्रावधान था। जैसे ब्रिटेन में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की निगरानी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब प्रावधान नहीं बल्कि एक रिपोर्टिंग का प्रावधान बनाया गया था, रिपोर्टिंग का प्रावधान बनाया गया था। फिफ्थ नंबर पर आता है कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। ये क्यों जरूरी था, क्यों लाया गया था ये रेगुलेटिंग एक्ट? तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया था, जो कंपनी की मनमानी थी, कंपनी की ये मनमानी थी, अपने आप में मनमानी करती थी, टैक्स लगाती थी, उन सबको, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, इन सब चीज को रोकने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट्स लाया जाता है। भारत में एक मजबूत जो प्रशासन है उसको स्थापित करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए इस एक्ट को लाया जाता है। देखिए अब धीरे धीरे क्या होता है कि अंग्रेज अपना नियम कायदा कानून जो है अब वो भारत में चलाने लगते हैं। इस चीज को आप महसूस कर लिए होंगे अगर आप हमारे हिस्ट्री को अगर ये जो प्लेलिस्ट है सभी वीडियो का अगर आपने देखा होगा, तो जो अंग्रेज है कैसे धीरे धीरे भारत में घुस रहे हैं। पहले तो यहाँ के जो शासक होते थे उन पर अपना कब्जा जमाए, धीरे धीरे उनसे ही टैक्स लेने लगे, और फिर क्या था कि उनको पेंशन पे रखना चालू कर दिए। पेंशन से धीरे धीरे वो क्या करने लगे, अब वो अपना नियम कायदा कानून राजनीति सब कुछ अपनाने लगते हैं, और डायरेक्ट ब्रिटेन से वो नियम बनकर आता था और भारत में लागू होता था। तो रेगुलेटिंग एक्ट तो आ गया। अब हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं। ये दोस्तों ये जो पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए लाया जाता है क्योंकि भारत में इससे पहले 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो वो जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो भारत में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। इस चीज को ये कंपनी जो सरकार है इस चीज को महसूस किया कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो कंपनी जैसे काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी हो गया प्लस ब्रिटिश सरकार है, इनके बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। सरकार है इनके बीच वो तालमेल की कमी हो रही है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, कौन थे, विलियम पिट। तो ये एक एक्ट कानून बनाते हैं जिसको पिट्स इंडिया
पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है और ये कानून 1784 में बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इस चीज को भी हम लोग पॉइंट करके देखेंगे ताकि अच्छे से समझ आए। तो इसका देखिए, ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल शुरू हुआ। ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल शुरू होता है। मतलब अब कंपनी को दो बॉडी चलाएगी। कौन कौन सी दो बॉडी का मतलब कौन कौन सी चलाएगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि ये ब्रिटिश सरकार, ये जो थी ब्रिटिश सरकार चलाएगी, ब्रिटिश सरकार चलाएगी। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये व्यापारिक मामला संभालेगी। व्यापारिक मामला संभालने के लिए ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया जाता है। मतलब ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल ये शुरू किया जाता है। सेकंड पॉइंट में ये है कि भारत के जो गवर्नर जनरल हैं इसको और भी शक्तियां दी जाएंगी। कौन कौन सी पावर्स दी जाएंगी? मतलब जैसे अन्य प्रेसिडेंसी हो गया, जैसे बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, इस पर नियंत्रण करने के लिए और भी शक्तियां दी जाएंगी। तो सेकंड पॉइंट में लिखिएगा कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे, जैसे बॉम्बे का हो गया, मद्रास का हो गया, तो इनका जो गवर्नर जनरल है इनको और भी शक्तियां, पावर्स दी जाएंगी ताकि ये वहां पर अच्छे से काम कर सकें। थर्ड नंबर पर आता है कि जो कंपनी के अधिकारियों को भारत में, थर्ड नंबर पर कंपनी के जो अधिकारी हो गए, अधिकारी, ये भारत में युद्ध हो गया या संधि हो गई, इसके लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी होगी। चाहे युद्ध करना हो चाहे संधि करना हो, तो ये सब करने के लिए वो सरकार से क्या अनुमति लेना पड़ेगा। मतलब मनमानी वो काम नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते या किसी के साथ संधि नहीं कर सकते। ये करने के लिए सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा ये नियम बनाया जाता है। ये जरूरी क्यों था, क्यों बनाया गया है? क्योंकि देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट था ना, ये अच्छे से काम नहीं करता ताकि व्यापार जो होता है वो कंपनी करे। ये इसलिए बनाया गया था कि जो व्यापार है वो व्यापार का काम केवल कंपनी कर सके, व्यापार का काम केवल कंपनी कर सके, और जो शासन करना हो ये केवल कौन करेगा? तो सरकार। शासन करने के लिए केवल सरकार करे। तो इसलिए इस नियम को पिट्स इंडिया एक्ट को बनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, इस चीज को आप समझे होंगे। अब अगले नंबर पर हम लोग देखेंगे कि चार्टर एक्ट क्या होता है। अब चार्टर एक्ट की बात करें तो जो चार्टर एक्ट है ये 3 बार आया था। कब 1813 में आया था, 1833 में आया था और 1853 में आया था। तो ये तीनों चार्टर एक्ट को हम लोग देखेंगे। ये क्यों आया था चार्टर एक्ट, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो जैसे ये चार्टर एक्ट वो कानून था जो हर 20 साल में, मतलब हर 20 साल में, यहाँ पर हर 20 साल में ये क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में शासन करने के अधिकार को क्या करता था, रिन्यू करता था। मतलब शासन करने का जो अधिकार है वो बार बार 20 साल में वो रिन्यू करता था। इस चीज को मतलब वो नया करता था, नवीनीकृत करता था। मतलब जो अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो फिर से 20 साल में नया करता था। पहला चार्टर एक्ट की बात करें तो 1813 में आया था वो चार्टर एक्ट, 1813 में। ये पहले की बात कर रहा हूँ। कंपनी का देखिए, पहले इसमें क्या पॉइंट था कि कंपनी का भारत में जो व्यापार है वो मोनोपोली यानी एकाधिकार समाप्त कर दिया था। अब भारत में जो व्यापार एकाधिकार, इस एकाधिकार को क्या कर दिया था, वो समाप्त कर दिया इस चार्टर एक्ट में। तो मतलब जो सिर्फ चीन और चाय को छोड़कर इस कंपनी का जो एकाधिकार है इस चीज को समाप्त कर दिया था। मतलब अब कोई भी भारत में आकर व्यापार कर सकता था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो भारत में ये मिशनरी थे, मिशनरी, इनका काम था कि धर्म प्रचार प्रसार करना। तो इनको पूरी तरह से छूट दे दिया गया था कि आप धर्म प्रचार प्रसार करिए ईसाई धर्म का। तो इनको पूरी तरह से चार्टर एक्ट में इनको छूट मिल गई थी कि आप धर्म प्रचार प्रसार करिए।
तीसरा पॉइंट ये था कि शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष 1 लाख प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया था। शिक्षा के लिए एजुकेशन पर ये 1 लाख प्रतिवर्ष का प्रावधान इसमें चार्टर एक्ट में किया गया था। यानी अब इसमें यह था कि कुल मिल जुलाकर ये बात ये हुई कि इस चार्टर 1833 के जो चार्टर एक्ट है इसमें यह बोला गया है कि अब भारत में कोई भी ब्रिटिश आकर व्यापार कर सकता है। कोई भी ब्रिटिश आकर वो व्यापार कर सकता था। पहले कौन करता था व्यापार? ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल व्यापार करता था। लेकिन अब क्या था, इस चार्टर एक्ट में वो ब्रिटिश सरकार ये बोली कि अब भारत में कोई भी ब्रिटिश वो जाकर ब्रिटिश व्यापार कर सकता है। सेकेंड जो चार्टर एक्ट आता है कि 1833 में 1833 में ये सेकेंड चार्टर एक्ट है। इसमें ये पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि जो कंपनी का पूरा व्यापारिक कामकाज है, व्यापारिक कामकाज को ये क्या कर दिया? बंद कर दिया। व्यापारिक जो कामकाज है, कंपनी का जो पूरा व्यापारिक कामकाज था वो बंद कर दिया। अब सिर्फ ये प्रशासनिक संस्था बन गई, इसको प्रशासनिक संस्था बना दी गई। प्रशासनिक संस्था बना देगी, मतलब नियम कायदा कानून सब ये अब ये देखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगा। सेकेंड नंबर पर आता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब क्या बोला जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया। मतलब बंगाल की जगह अब केवल अब इंडिया बोला जाने लगा। तो मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन आया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसको लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग। थर्ड नंबर पर जो आता है इस चार्टर एक्ट में ये बोला गया कि भारत में कानून बनाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको दी जाने लगी? गवर्नर जनरल की काउंसिल को। गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल को ये कानून बनाने का अधिकार दिया गया। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि भारत में एक ही कानून व्यवस्था लागू करने की कोशिश हुई। एक ही कानून व्यवस्था मतलब सब पर वो लागू होगा। एक ही कानून व्यवस्था लागू करने की ये इस चार्टर एक्ट में ये कोशिश की जाती है। तो जो पूरा कंक्लूजन इसका जो निकलता है इस चार्टर एक्ट में वो ये निकलता है कि अब ईस्ट इंडिया जो कंपनी है अब ये शासक थी, व्यापारिक नहीं। पहले क्या थी? व्यापारिक थी, पहले व्यापारिक थी, लेकिन अब ये व्यापारिक नहीं, अब ये शासक बन गई। भारत में क्या बन गई? अब ये शासक बन गई। ठीक है। थर्ड जो चार्टर एक्ट आता है कब? 1853 में। 1853 में ये जो थर्ड चार्टर एक्ट है इसमें ये बोला गया, इसमें ये पॉइंट रखा गया जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, विधायी और कार्यकारी विभागों में इसको बांट दिया जाए। विधायी और कार्यकारी भाग में इसको अलग अलग बांट दिया जाए। तो इसमें ये बोला गया, मतलब इसमें ये नियम रखा गया 1853 के चार्टर एक्ट में। जो पहली बार सिविल सेवा में मेरिट के आधार पर चयन की बात हुई थी, यानी प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कब हुई थी? चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सेवा, जो यूपीएससी की बात करते हैं, पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा मतलब इसी से शुरुआत होती, इसी चार्टर एक्ट से शुरुआत की गई थी। सिविल सेवा की मेरिट के आधार पर प्रतियोगी को चुना जाएगा, ऐसा चार्टर एक्ट में ये नियम बनाया गया। थर्ड नियम ये बोलता है कि जो काउंसिल में अंग्रेजों के साथ साथ भारतीयों को भी शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई, यानी काउंसिल में। तो इस चार्टर एक्ट में कुछ भारतीयों को भी इसमें छूट मिलता है। जैसे काउंसिल में पहले केवल ब्रिटिश होते थे, अब क्या हो गया कि अब इसमें भारतीयों को भी छूट मिलने लगी। भारतीयों को भी इसमें क्या हो, छूट मिलने लगी। प्रक्रिया जो शामिल करने की प्रक्रिया थी इसमें भारतीयों को भी मिलने लगती है। तो ये आखिरी जो चार्टर एक्ट था 1853 का,
जो 1857 के क्रांति के बाद कंपनी का शासन क्या हो जाता, समाप्त हो जाता है। यही एक आखिरी चार्टर एक्ट था, लास्ट यही था चार्टर एक्ट, क्योंकि इसके बाद 1857 का क्रांति होती है तो इसके बाद क्या होता है, कंपनी का जो शासन होता है, वो क्या होता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चार्टर एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया और रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, इस एक्ट को आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।